हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है, बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों 11वीं क्लास है हमारी। इकोनॉमिक्स बेसिकली हम लोग आपका देख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा टॉपिक चल रहा था ग्रामीण विकास। क्या देख रहे थे हम लोग? आपका ग्रामीण विकास को हम लोग आपका पढ़ रहे थे। हमने एक एक करके बहुत सारी चीजें ग्रामीण विकास में आपका देखी थी कि बेसिकली आपका विलेज डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रामीण विकास क्या होता है, किस तरह के इसके मीनिंग है, क्या इसके मायने हैं, इन सभी पर हम लोग बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने परिचय को पढ़ा, ग्रामीण विकास क्या है हमने ये पढ़ा। और इसको पढ़ने के बाद ग्राम क्षेत्रों की शाखा और विपणन के विषय में पढ़ा कि भैया शाखा का मतलब ऋण होता है, विपणन का मतलब आपका मार्केट या बाजार होता है। ये हम देख चुके थे। निर्धन बैंकों के विषय की बात कर ली थी। और इसमें आज हम बेसिकली जो हम बात करने वाले हैं, स्वयं सहायता समूह अंशदान किस तरह से काम करना है, हमको यहाँ से आपका चैप्टर पढ़ना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले पीछे जितने हमने पढ़ा है, यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन हो, तो मेरे प्यारे बच्चों आप हमसे पूछ सकते हो, देख सकते हो। किसी को डाउट है, क्वेरी है, तो हम लोग इस पर अच्छे से बात करेंगे। तो एक बार किसी को डाउट क्वेरी है, 1 मिनट के लिए देख लीजिए, फिर हम लोग चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, कोई भी बच्चा। चलिए, इस प्रकार एकत्र राशि में जरूरतमंदों को सदस्यों को ऋण दिया जाता है। उस ऋण की राशि छोटी आसान किस्तों में लौटाई जाती है। ब्याज की दर उचित रखी जाती है। मई 2019 में 54 लाख महिला और स्वयं सहायता समूह सदस्य हैं। मई 2019 में जब स्वयं सहायता समूह को देखा गया तो लगभग 54 लाख महिला स्वयं सहायता समूह चलाती हैं। लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य हैं। 54 लाख महिला समूह चल रहे हैं और इसमें 6 करोड़ महिला जो है आपका भाग लेती है। 6 करोड़ महिला इसमें लगभग 10 से 15 हजार रुपए प्रति माह स्वयं सहायता समूह के अतिरिक्त 2.5 लाख प्रति वर्ष परिनिधि के रूप में सामुदायिक निवेश की सहायता का कोष है, CISF कहा गया है, जिसके फलस्वरूप आय सर्जन हेतु महिला सदस्य स्वरोजगार अपना सकती हैं। इस प्रकार की साख उपलब्धता को अति लघु शाखा कार्यक्रम भी कहा गया। इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं की सशक्तिकरण की सहायता की है। ऋण सुविधा का प्रयोग किसी न किसी प्रकार में उपभोग के लिए हो रहा है। कर्जदार उत्पादन का उद्देश्य के लिए वे क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सब लोग आपस में अपना व्यय जो है क्यों नहीं कर रहे? ग्रामीण बैंकिंग एक आलोचनात्मक मूल्यांकन। अब आप साख की बात कर रहे थे, ऋण देने की बात कर रहे थे, उन पर बात कर रहे थे। एक हमको बैंकों का आलोचनात्मक अध्ययन करना है, क्योंकि बैंक जिस मोटिव के साथ लेके आए थे वो सफल नहीं हुई। अगर सफल नहीं हुई है तो एक उसका निगेटिव एक्सपेक्ट रहा होगा, और उसी निगेटिव एक्सपेक्ट को हम लोग आपका देखेंगे। बैंकिंग व्यवस्था के त्वरित प्रसार का ग्रामीण कृषि और गैर कृषि उत्पादन, आय और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव है। कैसा है? इन सभी पर सकारात्मक प्रभाव। विशेष रूप से हरित क्रांति के बाद से ही किसानों को साख सेवा और सुविधा की देन है तथा उनके उत्पादन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की ऋण की सहायता दी है। अब तो अकाल बीते युग में हो गया है और हम खाद्य सुरक्षा की मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमारे सुरक्षित भंडार में बहुत पर्याप्त माने जा रहे हैं, किंतु अभी भी बैंकिंग व्यवस्था उचित नहीं बनी है। संभवतः व्यावसायिक बैंकों को छोड़कर अन्य सभी औपचारिक संस्था जमा प्रवाह संस्कृति नहीं है। यह सही चाहने वाले ऋण पाती हैं और ना ही इनका कोई महत्वपूर्ण आपका वसूली है। कृषि ऋणों में वसूली नहीं हो पाने की समस्या बहुत गंभीर है। देखिए हुआ क्या, ऋण की जरूरत पड़ी तो बैंकों ने आपका कृषि ऋण भी दिए, लोगों को ऋण भी दिए, लेकिन मुसीबत ये हो गई कि वो समस्या इतनी गंभीर बन गई
लोग उसकी वसूली नहीं कर पाए। जो बैंकिंग सेक्टर है वो उसकी वसूली आपका नहीं कर पाए, जिसके कारण ये सारी चीजें। ठीक। कृषि ऋण का भुगतान ना कर पाने वालों, यानी जो लोग कृषि की ऋण था वो भुगतान ना कर पाने वालों की संख्या में लगातार आपका वृद्धि, चीजें आपकी बढ़ने लगी। जो नंबर था, जो लोग भुगतान नहीं कर पा रहे थे, ये उनका नंबर लगातार आपका बढ़ता चला गया। किसान ऋण भुगतान करने पर क्यों असफल रहे? कि किसान बड़े पैमाने पर ऋण अदा करने से इनकार कर रहे थे। इसका क्या कारण हो सकता है? इसलिए सुधारों के बाद बैंकिंग क्षेत्र के प्रसार एवं उन्नति में कमी हुई। स्थिति में सुधार लाने के लिए हाल ही के वर्षों में सभी वयस्कों को जनाधन योजना नामक योजना का एक भाग के रूप में बैंक खाता खोलने के लिए प्रोत्साहित किया गया। एक चली जनधन योजना, आपको पता होगा लोगों के बैंक अकाउंट होने चाहिए, और उसी बैंक अकाउंट के लिए लोगों ने कहा कि भैया एक जनधन अकाउंट हमारा सबका होना चाहिए। एटलीस्ट भारत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना बैंक खाता है ही नहीं। ठीक। जब तक लोगों को वित्तीय समावेशन के साथ नहीं जोड़ा जाएगा, प्रॉब्लम। उन बैंकों को धारकों को 1 से 2 लाख रुपए की आकस्मिक बीमा कवरेज, 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट सुविधा मिल सकती थी। यानी कि अगर आपने जनधन अकाउंट खोला है तो 1 से 2 लाख रुपए का आपका इमरजेंसी आपका बीमा होगा, कवरेज है। 10,000 रुपए का ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप अगर के खाते में 10,000 रुपए हैं और आपको जरूरत 20,000 की है, तो आप 10,000 रुपए का और अधिक पैसा निकाल सकते हैं। यानी कि आपके खाते में अगर जनधन का अकाउंट है तो आपके खाते में भले ही 10,000 ना हो, आप 10,000 रुपए उधार के तौर पर ओवरड्राफ्ट यानी कि ओवर पैसा निकाल सकते हैं 10,000 तक। ये सुविधा आपको दी है। ठीक। और वे वेतन, वृद्धा अवस्था पेंशन, सरकार के अन्य सामाजिक सुरक्षा भुगतान खाते स्थानांतरित कर सकते हैं। न्यूनतम बैलेंस रखने का कोई आवश्यक नहीं है। इससे 40 करोड़ से अधिक लोगों ने बैंकिंग खाते खुलवाए हैं। आप प्रत्यक्ष रूप से इन्हें विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बचत की आदत, वित्तीय समावेशन में अकुशलता आवंटन को बढ़ावा दिया। बैंक इन खातों के माध्यम से 1,40,00,000 रुपए से अधिक 14,000 करोड़ लाख रुपए से अधिक का फंड का विचलन कर सकते हैं। यानी कि इतना बड़ा फंड जो है आपका वो रेगुलेट हो सकता है। ठीक। इतना बड़ा वो आपका रेगुलेट करना था। तो ये थी फाइनेंशियल स्थिति जिसके कारण बैंकिंग जो आपका पिछड़ा, ऋण नहीं वसूल पाए, लोगों के पास खाते नहीं थे, जमा प्रवाह नहीं थी, तो लोगों के पास आपकी सिक्योरिटी नहीं थी कि कहाँ हम इन चीजों को रखें। तो ये सारे मुद्दे, ये सारी चीजें बार बार दर्शाई जाती। तो इनको देखिए, आप देख लिया, आगे बढ़ जाए। कृषि विपणन व्यवस्था की, जो कृषि विपणन व्यवस्था है वो बेसिकली क्या है? कभी आप सोचा है कि जो अनाज, फल, सब्जी आदि रोज खाते हैं वे देश के अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार नियमित रूप से हम तक पहुंच जाते हैं? हम तक पहुंचने का माध्यम बाजार व्यवस्था है। विपणन की बात कर रहे हैं, कृषि की। कृषि विपणन का वह प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थ का संग्रह, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकिंग और वर्गीकरण, वितरण आदि से किया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक व्यापारियों को अपना उत्पादन बेचते समय किसानों को तौल में हेराफेरी, खातों में गड़बड़ी का सामना करना पड़ता है। किसानों को बाजार में प्रचलित भावों का पता नहीं होता। उन्हें अपना माल बहुत कम कीमत पर बेचना पड़ता है। उनके पास अपना माल रखने के लिए अच्छा या अच्छी भंडार सुविधा नहीं होती। अब अच्छी भंडार सुविधा नहीं है तो अपने माल को कैसे रखे, ये सारी समस्या उसको देखने के लिए मिलती है। अतः वे अच्छे दाम मिलने तक माल की बिक्री का पुस्तागी नहीं कर पाते। क्या आप जानते हैं कि 10% से भी अधिक कृषि उत्पादन भंडार की
सुविधाओं का अभाव के कारण क्षतिग्रस्त हो रही है। आज भी 10% से अधिक जो है हम भंडार सुविधा का नहीं कर सकते आज व्यापार। इसलिए सरकार को निजी व्यापारियों को नियंत्रित करने के लिए, बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए बाध्य होना पड़ता है। आइए हम कृषि विपणन के विभिन्न पहलुओं को सुधारने के लिए किए गए 4 प्रमुख उपायों का विस्तार पूर्वक समझाने का प्रयास करें। पहला कदम, व्यवस्थित एवं पारदर्शी विपणन की दशाओं का निर्माण करने के लिए बाजार का नियम करना। इस नीति में बहुत दूर तक कृषक और उपभोक्ता दोनों ही लाभान्वित होते हैं। हालांकि 27,000 ग्रामीण क्षेत्रों में अनियमित मंडियों का विकसित किया जाना आवश्यक है ताकि ग्राम क्षेत्रों में मंडियों की वास्तविक क्षमता का लाभ उठा पाना संभव। दूसरा महत्वपूर्ण उपाय है सड़क, रेलगाड़ी, भंडार गृह, गोदाम, शीतगृह, प्रसंस्करण इकाइयों में भौतिक आधारित संरचना का आपका प्रावधान किया जाता है, किंतु अभी तक वर्तमान आधारिक सुविधा बढ़ती मांग को देखते हुए नियत अपर्याप्त सिद्ध हुई है। उन्हें सुधारने की आवश्यकता है। सरकार के तीसरे उपाय में सरकारी विपणन द्वारा किसानों को उत्पादन का उचित मूल्य सुलभ कराना है। गुजरात तथा देश के अन्य कई भागों में दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों के ग्रामीण अंचलों के सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य की कायाकल्प कर दिया है, किंतु अभी भी कुछ स्थानों पर कुछ सहायकीय आंदोलनों की कमियां आपको दिखाई देती हैं। इसके कारण है कि सभी कृषकों को सहायिकाओं में शामिल कर पाना, विपणन, प्रसंस्करण, सहकारी समिति के बीच सूत्रपात आपका नहीं होना है। अकुशल वित्तीय प्रबंधन चौथे उपाय के अंतर्गत नीतिगत संस्थान जैसे कृषि के उत्पाद के लिए न्यूनतम समर्थन कीमत, ठीक, भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं और चावल को सुरक्षित भंडार में रख रखाव, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि राशन व्यवस्था के माध्यम से खाद्य और चीनी वितरण संसाधनों का ध्येय कृषि को उपज के दाम दिलाना, गरीबों की सहायता युक्त वस्तु की कीमत को उपलब्ध कराना। यदि सरकार के इन सभी प्रयासों के बाद आज भी कृषि मंडियों में निजी व्यापार, सामूहिक, ग्रामीण, राजनीतिक, सीमांत, बड़े व्यापार, अमीरी, किसान का वर्चस्व बना हुआ है, इसके लिए जरूरी है कि सरकार के माध्यम से खास कर जब तक कृषि उत्पादन बड़े हिस्से पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण ना हो, तब तक सरकारी संस्थाएं और सहकारिता सकल घरेलू उत्पाद में मात्र 10% का ही अंश रहेगा। कितना रहेगा? 10% का अंतर है, क्योंकि बड़े व्यापारियों और अमीर सामंतों का ही क्या है इसमें वर्चस्व है और प्राइवेट सेक्टर इसमें लगातार आपका इंटरफेयर कर रहा है। शेष अभी भी निजी व्यापारी के हाथ में ही है, यानी कि जितना भी ये मंडी संबंधित आपकी चीजें हैं किसके पास है? आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हीं के पास है। तो आप जो विपणन की बात कर रहे हैं, विपणन में गवर्नमेंट क्या कर पा रही है, प्राइवेट सेक्टर का किस प्रकार हिस्सा है, इंडिविजुअल किस प्रकार आपका है, ये सारी चीजें आप इसमें देख सकते हैं। क्लियर है? देखिए, देख लिया इतना आपने। सरकार की मध्यस्थता ने कृषि विपणन व्यवस्था को अनेक रूप से प्रभावित किया है। वैश्वीकरण के इस युग में कृषि के त्वरित कुछ विद्वानों का कहना है कि किसानों की आय बढ़ने के लिए कृषि का व्यवसायीकरण हो, बशर्ते इसमें सरकार की मध्यस्थता ना हो। इसके बारे में आपकी क्या राय है? वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम का दुष्प्रभाव। अब यह बात अनुभव कर रहे हैं कि किसान स्वयं उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके। किसान क्या कर सकता है? उपभोक्ता को अपना उत्पादन बेच सके और उसे अधिक आय प्राप्त होगी। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में मंडियां, पुणे, हड़सर मंडी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में आपका राय थंबूजबाद नामक फल सब्जी मंडी, तमिलनाडु की झावरी मंडी, कृषक बाजार इस प्रकार से विकसित हो रहे हैं कि वैकल्पिक क्रय विक्रय के माध्यम से उदाहरण ये सब कुछ वैकल्पिक विपणन
संरचनाओं के एग्जाम्पल हैं। यही नहीं, अनेक राष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय त्वरित खाद्य पदार्थ फास्ट फूड बनाने वाली कंपनी भी अभी भी किसानों के साथ कृषि उत्पादन की खेती के लिए उत्पादों का अनुबंध कर रही है। क्या कर रही है? वो कृषि उत्पाद के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका कर रही हैं। किसानों को उचित बीज, अन्य आगतें उपलब्ध कराती हैं, उन्हें पूर्ण निर्धारित कीमतों पर माल खरीदने का आश्वासन भी देती हैं। कहा जाता है कि ऐसी व्यवस्था किसानों की कीमत विषयक आकांक्षाओं और जोखिम का निवारण करेगी। साथ ही कृषि पदार्थ में बाजार का विस्तार हो सकता है। क्या इस प्रकार की व्यवस्था में छोटे किसान की आय में वृद्धि होगी? 2020 में भारतीय संसद ने कृषि विपणन प्रणाली में सुविधाओं के ये 3 कानून पारित किए। कानूनों के कुछ इन सुविधाओं व सुधारों का समर्थन करते हुए बाकी किसान विरोध किया। इन कृत्यों पर अभी भी बहस चल रही है। इन कानूनों का वितरण इकट्ठा करके कक्षा में बहस करें और आपकी चर्चा करें कि किस प्रकार से कृषि विपणन सुविधा 3 बिल आए थे, उन बिलों पर आपको चर्चा करनी थी। तो आप एक बार देखिए कि सबसे पहले 3 बिल वो कौन से थे। तो ये पूरी थी आपकी जो है विपणन व्यवस्था। अब इसके आगे मंडियों का गतिविधि है। तो मंडियों की गतिविधि से आगे बढ़ने से पहले आप मुझे बताइए, विपणन और मार्केट में दोनों आपको समझ आई या नहीं आई? और आई तो क्या आया, और नहीं आई तो कौन सा पॉइंट आपको समझ नहीं आया? उसमें आप बताइए, सरकार किस समस्या को बदल कर रही है, किसान किस समस्या को देख रहा है विपणन में, आपको ये बताना है मुझे। चलिए बताइए कि बाजार के अंदर किसान किस समस्या से जूझ रहा है और सरकार किस समस्या से जूझ रही है, ये देखना है। चलिए पता लग जाएगा आपने कितना रिवीजन किया है, कितना क्लियर हुआ है आपको। किसान जो है अपने फसल का उचित दाम मिले इसके लिए परेशान है, और सरकार ये चाहती है कि किसानों की आय बढ़े। तो जो बीच के मीडिएटर हैं वो समाप्त कर दिए जाएं। उत्पादक यानी कि जो किसान है और उपभोक्ता जो खरीदने वाले लोग हैं, उनका सीधा संबंध अच्छे से बन जाए, उसको बनाने के लिए सरकार पूरा प्रयास है। इतने छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको ध्यान रखना था। जैसे आपने यहाँ देखा है कि आज भी साहूकार, ग्रामीण, सामंत, ये लोग वर्चस्व का बना हुआ है। इन लोगों का ही मंडियों में वर्चस्व है। यही लोग ही आपका जो आपके प्राइवेट सेक्टर वाले हैं यही काम कर रहे हैं। बाकी सब सहकारिता वाले 10% है। 90% तो प्राइवेट ही बैठा है आज भी मंडियों में। 10% ही तो गवर्नमेंट है। समझ रहे हो? ये सारे चीजें, ये सारे फैक्टर जो है आपको दिखाई देंगे इसके अंदर। अब देखिए, तो ये था इनका वर्चस्व। अच्छा, मैं अगर आपसे पूछूं, जो हम लोग, ये तो विपणन हो गया, साथ में सबसे बड़ी समस्या क्या थी? ऋण में। तो ऋण में सबसे बड़ी समस्या यह थी, तो बैंकिंग सेक्टर जिनको लोन देते, वो लोन देने में वास्तव में जिन जिन लोगों को लोन मिलना चाहिए था, उन लोगों तक वो सुविधा पहुंची, लेकिन जिस मात्रा में पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। लोन कुछ ऐसे लोगों ने लिया जो शायद आपके सामर्थ्यवान थे, और लोन लेने के बाद वो लोग उसको वापस नहीं कर पाए और बैंक उसकी रिकवरी नहीं कर पाई, और बैंक का जो डेप्ट एनपीए था वो कंटिन्यूस आपके बढ़ता चला गया। और ये चीजें भी आपने खूब अच्छे से इस चैप्टर में आपका देखी। ठीक, नाबार्ड की बात करी थी, जो नेशनल एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, ये व्यवस्था हुई थी उसको डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये सारी चीजें हमको आपका, और ये सारी चीजें इसके अंतर्गत। अब इसमें बात कर रहे हैं उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण। उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण की अगर बात करें, विविधीकरण 2 पहलू। पहले पहलू तो फसल के उत्पादन की प्रक्रिया में परिवर्तन से है। दूसरा, श्रम शक्ति की खेती से हटाकर पशुपालन, मुर्गी, मत्स्य पालन यानी कि नॉन एग्रीकल्चर क्षेत्र में लगा। तो 2 पहलू हैं, पहला और दूसरा। पहले में तो उन्होंने आपका बता दिया कि फसल की जो उत्पादन प्रणाली है उसमें परिवर्तन की बात। दूसरा, श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबंध, कि भैया लोग, जो लोग एग्रीकल्चर में लगे हैं उनको खेती में, उनको आपका पशुपालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी इत्यादि में लगाओ, ताकि वो फाइनेंशियल स्टोर हो सके। पहला है फसलों की उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन, जिस तरह से हम अपना प्रोडक्शन कर रहे हैं और जो हमारा प्रोसेस है उसको हमको चेंज करना है। ये 2 पहलुओं की इसमें
मुख्य रूप से बात की गई है। कह रहे हैं कि गैर कृषि क्षेत्र में लगना इन गतिविधियों की आवश्यकता है, इसलिए उत्पादन हो रहा है, क्योंकि सिर्फ खेती के आधार पर ही आजीविका कमाने का जोखिम बहुत अधिक हो सकता है। विविधीकरण द्वारा हम न केवल खेती का जोखिम कम करने में सफल होंगे, बल्कि ग्रामीण जन समुदाय के उत्पादक और वैकल्पिक आधारित आजीविका के अवसर को उपलब्ध हो पाएंगे। देश में अधिकांश कृषि खरीफ फसल से जुड़ा है, तो जितनी भी आपका कृषि रोजगार है वो कौन से मौसम का है? खरीफ का। और आप जानते हैं खरीफ में गेहूं, ये सारी चीजें हैं, ठीक। और किंतु रबी की फसल जहाँ पर्याप्त वहाँ सिंचाई सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में लाभप्रद। अब देखिए जहां पर क्या है, सिंचाई सुविधा नहीं है, उन क्षेत्रों में रोजगार दुर्लभ हो जाता है। अतः उत्पादक और लाभप्रद गतिविधियों के प्रसार के माध्यम से हम ग्रामीण जन समुदाय को अधिक आय, काम मिलाकर गरीब और अन्य विषम परिस्थितियों का सामना करने में सामर्थ्य बन पाते हैं। अतः जरूरतमंद गतिविधि और गैर कृषि कार्यों तथा नए वैकल्पिक आजीविका स्रोत के विकास पर ध्यान देने की है। वे वैसे ग्रामीण क्षेत्रों में अनेक नए धारणीय आजीविका विकल्पों का विकास हो रहा है। क्या कर रहे हैं? इन क्षेत्रों का जो विकास है वो आपका हो रहा है, ठीक। और ये आपको यहाँ पर ये सारी चीजें दिखाई देंगी। क्लियर है? जो वैकल्पिक रोजगार है वो कैसे बढ़ रहा है, हमको नए नए रोजगार बढ़ाने की आवश्यकता है। यानी कि चलिए, तो मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल जो है आज हम इतना ही इसमें कंटिन्यू करेंगे। बाकी शेष अगर किसी बच्चे को डाउट, कोई क्वेरी रह जाती है तो हम उसको नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत